तो कहानी की शुरुआत होती है चेंग नाम के एक गैंगस्टर से। एक ऐसा नाम जो इस शहर के अंडरवर्ल्ड में डर और इज्जत दोनों का पर्याय बन चुका था। बाकी गैंगस्टर उसके सामने झुकते भी थे और उससे दूरी भी रखते थे, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल और रेबेलियन एटीट्यूड उसे दूसरों से बिल्कुल अलग बनाता था। इस शहर में बहुत कम ऐसे गैंगस्टर थे जिन्होंने कभी हत्या की हो, लेकिन चेंग का नाम उस काली लिस्ट में सबसे कम उम्र में दर्ज हो चुका था और यही बात उसे और भी खतरनाक बना देती थी। आज चेंग यहाँ एक बड़े माफिया बॉस के फ्यूनरल में आया था। बाहर से देखने पर लगता था कि वो भी बाकी लोगों की तरह श्रद्धांजलि देने आया है, लेकिन उसके दिल में शोक नहीं बल्कि एक प्लान चल रहा था। वो यहाँ किसी को अलविदा कहने नहीं बल्कि किसी को हमेशा के लिए खत्म करने आया था। जैसे ही भीड़ अपने अपने काम में बिजी होती है और किसी को अंदाजा नहीं रहता कि कुछ गलत होने वाला है, चेंग अचानक अपनी गन निकालता है और अपने टारगेट माफिया पर फायर कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो माफिया वहीं ढेर हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग चीखने लगते हैं और दहशत इतनी फैल जाती है कि कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। इसी केओस का फायदा उठाकर चेंग आराम से वहां से निकलने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां एक पुलिस टीम पहले से मौजूद थी, जिसकी कमान संभाल रहा था कैप्टन जोरो, पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे दमदार और ईमानदार अफसर। जैसे ही शूट आउट होता है, पुलिस चेंग के पीछे लग जाती है। चेंग बाकी पुलिस वालों को चकमा देकर भागने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जोरो उससे कम नहीं था। वो भी उतना ही चुस्त, तेज और जिद्दी था और आखिरकार एक जगह जाकर वो चेंग को पकड़ ही लेता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों की मार्शल आर्ट स्किल कमाल की थी और हर मूव में एक प्रोफेशनल किलर और एक ट्रेंड अफसर की टक्कर साफ नजर आती है। लेकिन अगर तुलना की जाए तो चेंग की फाइटिंग स्किल जोरो से बेहतर थी। कुछ ही देर में वो जोरो को बुरी तरह पीट देता है और मौका देखकर फिर से वहां से भाग निकलता है। लेकिन कैप्टन जोरो हार मानने वालों में से नहीं था। घायल होने के बावजूद वो फिर से चेंग का पीछा करता है और उसे दोबारा जा पकड़ता है। एक बार फिर दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। इस बार जोरो भी पूरी ताकत लगाकर चेंग को अच्छी खासी चोटें पहुंचाता है, लेकिन चेंग जोरो से ज्यादा जवान और फुर्तीला था। इसी वजह से आखिरकार वो फिर से उस पर भारी पड़ता है और एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाता है। और यहीं से इन दोनों के बीच की ये खतरनाक दुश्मनी शुरू हो जाती है, जो आगे चलकर पूरे शहर की किस्मत बदलने वाली थी। फिर किसी तरह उस ईमानदार पुलिस अफसर से निपटते हुए चेंग वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। इस घटना के बाद चेंग अब कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं रहा था, बल्कि उसकी गिनती ताइवान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में होने लगी थी। पूरा अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों ही उसके नाम से कांपने लगे थे। इसके बाद सीन 4 साल आगे शिफ्ट होता है। चेंग अभी भी जिंदा था, लेकिन अब वो खुलेआम नहीं घूमता था। वो ताइवान में ही कहीं छुपकर अपनी पहचान बदल कर रह रहा था, जैसे एक भूत जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। इसी दौरान किम नाम की एक लेडी डॉक्टर उसे फोन करती है और बताती है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल आना होगा, क्योंकि कुछ ही घंटों में उसकी ग्रैंडमदर के ट्यूमर का ऑन ऑपरेशन होने वाला है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस वक्त चेंग पूरी तरह अंडरग्राउंड है और डॉक्टर किम के अलावा कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। चेंग जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है, उसे जो खबर मिलती है वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। उसकी ग्रैंडमदर ऑन ऑपरेशन से कुछ ही देर पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। चेंग के लिए उसकी ग्रैंडमदर सब कुछ थी। इस दुनिया में वही उसकी आखिरी फैमिली थी, क्योंकि उसके माँ बाप तो बहुत पहले ही मर चुके थे। उनकी मौत की खबर सुनकर चेंग खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं हॉस्पिटल में टूटकर रोने लगता है। एक खतरनाक गैंगस्टर जिससे पूरा शहर डरता था, उस पल एक अकेला और टूटा हुआ बच्चा बन चुका था। लेकिन वो जानता था कि वो अब ताइवान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और हॉस्पिटल जैसी पब्लिक जगह पर ज्यादा देर रुकना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए डॉक्टर किम उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल के पास बने एक छोटे से फूड स्टॉल पर बुलाती है, जहां वो बिना शक के उससे बात कर सके। फिर डॉक्टर किम उसे वो बैग देती है जो उसकी दादी मरने से पहले खास तौर पर उसके लिए छोड़कर गई थी। जब चेंग उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर ढेर सारे पैसे और एक पिंक कलर की घड़ी रखी होती है। वही घड़ी जो उसने आखिरी बार अपनी दादी को गिफ्ट की थी। दादी की यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए चेंग बिना कुछ सोचे उस घड़ी को पहन लेता है, जैसे वो अभी भी उसके साथ हो। इसके बाद डॉक्टर किम उसके सामने उसकी मेडिकल रिपोर्ट रखती है और कहती है कि उसे एक बहुत बुरी खबर देनी है। यही खुलासा होता है कि चेंग को स्टेज 4 लंग कैंसर है। डॉक्टर के मुताबिक बचपन से लगातार चेन स्मोकिंग करने की वजह से उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी। चेंग चुपचाप सुनता है, फिर उससे पूछता है कि उसके पास कितना वक्त बचा है। किम कुछ पल चुप रहती है और फिर कहती है कि शायद अब उसके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। इसी बीच पुलिस तक भी उसकी दादी की मौत की खबर पहुंच चुकी थी। कैप्टन जोरो डॉक्टर किम से पूछताछ करने हॉस्पिटल आता है और चेंग के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन किम कुछ भी नहीं बताती। वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे वो चेंग को जानती तक नहीं। असल में किम को लगता था कि 3 महीने बाद चेंग वैसे भी मरने वाला है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी बची हुई जिंदगी जेल में सड़ते हुए बिताए।
इसके बाद चेंग को एक चाइनीज टाइप के टेम्पल में दिखाया जाता है। वहाँ वो अपने गॉड से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। क्या उसे अभी अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए या फिर कैंसर के साथ जीते हुए मौत का इंतजार करना चाहिए। वो गॉड से रास्ता दिखाने की गुहार लगाता है और तभी हमें एक चमत्कारी डाइस दिखाया जाता है जिसे वो बार बार फेंकता है। हर बार उसे एक ही संकेत मिलता है, उसे अभी जिंदा रहना चाहिए, जैसे उसके गॉड उसे बता रहे हों कि उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है और उसे किसी खास मकसद के लिए अपने बचे हुए वक्त को समर्पित करना चाहिए। फिर अगले दिन कुछ ऐसा होता है जो चेंग की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। किसी काम से वो एक बैंक जाता है और वहाँ दीवार पर लगे एक पोस्टर पर उसकी नजर टिक जाती है। उस पोस्टर पर देश के 3 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की तस्वीरें लगी होती हैं। पहले नंबर पर लीलू, दूसरे नंबर पर हॉन्की और तीसरे नंबर पर खुद चेंग। ये देखकर उसके दिमाग में कुछ क्लिक कर जाता है। वो समझ जाता है कि यही उसकी जिंदगी का असली मकसद है। अभी उसका हुलिया पोस्टर वाली फोटो से काफी अलग था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। वो मुस्कुराता है जैसे किसी पागलपन भरे आइडिया ने जन्म ले लिया हो। इसके बाद वो अपने एक पुराने गैंगस्टर दोस्त से मिलने जाता है और उसे अपना प्लान बताता है। चेंग कहता है कि वो चाहता है कि मरने से पहले वही इस देश का नंबर 1 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बने और इसके लिए उसे पोस्टर में मौजूद बाकी 2 बड़े क्रिमिनल्स लीलू और हॉन्की को मारना होगा। उसका दोस्त जानता था कि चेंग थोड़ा सनकी है, इसलिए उसे समझाने की कोशिश भी नहीं करता। वो समझ जाता है कि जब चेंग कुछ ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अगले दिन चेंग डॉक्टर किम के क्लिनिक पहुंचता है और उसके सामने उसके बच्चे का बैग और कुछ सामान रख देता है। वो ठंडे अंदाज में कहता है कि उसने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया है। डॉक्टर किम जानती थी कि चेंग थोड़ा पागल और अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन वो इतना आगे बढ़ जाएगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। डर और मजबूरी के बीच फंसी किम के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और आखिरकार उसे चेंग की मदद करने के लिए तैयार होना पड़ता है, भले ही उसे अंदर से पता था कि वो एक खतरनाक रास्ते पर कदम रख रही है। इसके बाद चेंग उसके सामने अपनी आखिरी इच्छा खोलकर रख देता है। वो बताता है कि मरने से पहले वो इस देश का नंबर 1 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे बाकी बचे दोनों क्रिमिनल्स को खत्म करना होगा और इस मिशन के लिए उसे डॉक्टर किम की मदद चाहिए। चेंग बताता है कि उसके एक पुराने गैंगस्टर दोस्त ने कहा था कि किम को उन दोनों के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता होगा। किम कुछ पल सोचती है और फिर बताती है कि कुछ महीनों पहले क्रिमिनल नंबर 2 यानी हॉन्की का इलाज उसी ने किया था। आज भी उसे पेन किलर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो खुद दवाइयां लेने नहीं आता। इसके लिए वो अपनी गैंग की एक यंग लड़की को भेजता है जिसका नाम माए है। दुनिया की नजरों में माए एक सैलून चलाती है, लेकिन असल में वो हॉन्की के लिए काम करने को मजबूर है। इसके बाद चेंग क्रिमिनल नंबर 1 यानी लिलू के बारे में पूछता है। किम कहती है कि पुलिस की तरह उसे भी उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसने सुना है कि वो आदमी बेहद खतरनाक और बेरहम है। 1 साल पहले उसकी माँ इस हॉस्पिटल में एडमिट थी और मरने से पहले उसने अपने बेटे लिलू के लिए एक आखिरी लेटर लिखा था। किम वो लेटर चेंग को देते हुए कहती है कि शायद इस कागज से उसे लिलू के बारे में कोई सुराग मिल सके। ये सारी जानकारी मिलते ही चेंग अपना वादा निभाता है और तुरंत डॉक्टर किम के बेटे को सुरक्षित उसके हवाले कर देता है। इसके बाद वो शहर की एक खास लोकेशन पर एक होटल रूम किराए पर लेता है। ये वही इलाका था जहां हॉन्की छुपकर रहता था, जिसकी जानकारी किम ने उसे दी थी। चेंग वहीं से चोरी छुपे हॉन्की और उसके लोगों पर नजर रखने लगता है। कुछ घंटों बाद हॉन्की अपने आदमियों के साथ वहां आता है आज किए गए मर्डर को सेलिब्रेट करने के लिए। उसी भीड़ में चेंग की नजर माए पर पड़ती है, वही लड़की जिसे हॉन्की ने डरा धमकाकर अपने गैंग के काम में लगा रखा था। माए बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था और चेंग समझ जाता है कि वो सिर्फ एक मोहरा है इस खतरनाक खेल का। पार्टी में चल रहे सीन को देखकर चेंग समझ जाता है कि हॉन्की भी उसकी तरह आधा साइको ही है। उसके हाव भाव, बातें और लोगों को देखने का तरीका सब कुछ किसी खतरनाक इंसान की झलक दे रहा था। अगले दिन चेंग माए के सैलून पर एक आम कस्टमर बनकर पहुंचता है। माए को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो बड़े प्यार से उसका वेलकम करती है। लेकिन इससे पहले कि बालों की कटिंग शुरू हो पाती, अचानक हॉन्की अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो माए को साइड में करता है, हाथ में प्लेट पकड़ता है और बड़े आराम से खुद को एक बार्बर की तरह पेश करता है। लेकिन चेंग कोई आम इंसान नहीं था, वो एक अनुभवी खिलाड़ी था, इसलिए हॉन्की को अचानक सामने देखकर भी जरा भी नहीं डरता। हॉन्की उसके साथ जिंदगी और मौत जैसी खतरनाक बातें करने लगता है। असल में 4 साल पहले चेंग से मिली हार वो आज तक नहीं भूला था और तभी से चेंग को वो सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि अपना पर्सनल दुश्मन भी मानता था। इसी बीच एक बार फिर इन दोनों खतरनाक फाइटर्स के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। पुलिस भी पहुंच जाती है और कैप्टन जोरो भी वहां आ जाता है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी वो चेंग के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। फाइट इतनी इंटेंस होती है कि आखिरकार जोरो का पैर टूट जाता है और अब वो चेंग का पीछा करने के लायक नहीं रह जाता।
इसके बाद चेंग फिर से अपने असली टारगेट हॉन्की के पीछे लग जाता है। लंबी भाग दौड़ के बाद वो आखिरकार उसे एक वेयर हाउस के पास पकड़ लेता है। हॉन्की भी मार्शल आर्ट में माहिर था, इसलिए वो चेंग को कड़ी टक्कर देता है। दोनों के बीच काफी देर तक खतरनाक फाइट चलती है, लेकिन अंत में चेंग उस पर भारी पड़ जाता है और हॉन्की को खत्म कर देता है। हॉन्की को मारने के बाद चेंग माए से मिलने उसके घर जाता है। माए जानती थी कि वहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, इसलिए वो बिना कुछ कहे चेंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी रात चेंग हॉन्की के बाकी बचे खास लोगों को भी खत्म कर देता है, ताकि भविष्य में माए के लिए कोई खतरा न रहे। पूरी रात ड्राइव करने के बाद दोनों सुबह एक बीच पर पहुंचते हैं। माए चेंग को धन्यवाद देती है और बताती है कि कैसे हॉन्की ने उसे बंधक बनाकर रखा था और उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। चेंग उसे अपनी कार देकर वहां से जाने को कहता है और साथ ही माए से पुलिस स्टेशन जाकर हॉन्की के मर्डर की रिपोर्ट करने को भी कहता है, ताकि क्रिमिनल वर्ल्ड में चेंग का नाम और भी बड़ा बन जाए और उसका मोस्ट वांटेड स्टेटस पूरी तरह पक्का हो सके। फिर अगले सीन में हम चेंग को अपने जख्मों पर पट्टी बांधते हुए देखते हैं। सामने टीवी चल रहा होता है और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उसी और हॉन्की की खबरें चल रही होती हैं। एंकर उसे खतरनाक साइको किलर बता रहे होते हैं। पुलिस उसकी तलाश में लगी होती है और अंडरवर्ल्ड में उसका नाम चर्चा का विषय बन चुका होता है। ये सब देखकर चेंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसे अंदर से बहुत सुकून मिल रहा होता है और खुद पर गर्व भी, क्योंकि उसका नाम अब सच में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में ऊपर जा चुका था। लेकिन उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। देश का सबसे बड़ा और पुराना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लीलू अभी भी जिंदा था, और जब तक लीलू जिंदा था चेंग खुद को नंबर 1 नहीं मान सकता था। इसी आखिरी टारगेट को खत्म करने के लिए चेंग शहर से दूर एक खास जगह की तरफ निकल पड़ता है। इस जगह का सुराग उसे उस लेटर से मिला था जो डॉक्टर किम ने उसे दिया था। वहाँ पहुंचकर वो उस लेटर को डेस्क पर बैठी एक लड़की को देता है। लेटर देखने के बाद वो लोग चेंग को एक कुरियर का असाइनमेंट दे देते हैं। असल में उस बॉक्स के अंदर लीलू की माँ की अस्थियां होती हैं, जिन्हें एक खास एड्रेस पर पहुंचाना था। चेंग वो बॉक्स लेकर उस जगह पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये एक तरह की मिशनरी है, जहां एक अजीब सा कल्ट चल रहा था। वहां के लोग चेंग का बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं, उसे खाना देते हैं और बहुत फ्रेंडली तरीके से पेश आते हैं। कुछ घंटों बाद बाकी लोगों के साथ चेंग को भी एक बड़े हॉल में ले जाया जाता है। वहां मिशनरी का मेन लीडर सामने आता है, एक उपदेशक जो अपने फॉलोअर्स को ज्ञान और जीवन के मतलब पर प्रवचन दे रहा होता है। चेंग भी वहां बैठकर सुन रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे तेज चक्कर आते हैं और जब वो उल्टी करता है तो उसके मुंह से काले रंग का लिक्विड निकलता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। घबराकर वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर मिशनरी के लीडर को बताता है कि चेंग को असल में स्टेज 4 लंग कैंसर है और वो मुश्किल से कुछ महीनों का मेहमान है। ये सुनकर मिशनरी के लोग भी हैरान रह जाते हैं और चेंग के लिए ये पल किसी चेतावनी से कम नहीं होता कि उसका समय सच में खत्म होने वाला है और उसका आखिरी मिशन अब और भी ज्यादा जरूरी हो चुका है। इसके बाद मिशनरी का लीडर चेंग को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसी दिन इस मिशनरी को ज्वाइन कर ले। वो दावा करता है कि अगर चेंग इनके साथ जुड़ जाए तो वो अपनी शक्तियों से उसे पूरी तरह ठीक कर देगा। लेकिन चेंग यहाँ किसी और ही मकसद से आया था, इसीलिए वो इन बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। जब चेंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो वो सीधे मिशनरी लीडर के पास जाकर अपने यहाँ आने की असली वजह बताता है। लेकिन वहीं उसे जो सच पता चलता है वो उसके लिए किसी झटके से कम नहीं होता। उसे पता चलता है कि लीलू तो कई साल पहले ही मर चुका है। अपने आखिरी दिनों में लीलू ने भी यही मिशनरी ज्वाइन की थी ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। इसके बाद लीडर उसे लीलू की कब्र भी दिखा देता है। अब चेंग का मकसद पूरी तरह खत्म हो चुका था। जिस आखिरी टारगेट के लिए वो इतना दूर आया था वो तो पहले ही मर चुका था। अपनी बिगड़ती सेहत को देखकर वो फैसला करता है कि वो भी इस मिशनरी को ज्वाइन करेगा और अपने बचे हुए दिन यहीं बिताएगा। एक खास रिचुअल के जरिए उसे मिशनरी में शामिल कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद जब उसका दोबारा मेडिकल टेस्ट होता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। चेंग का कैंसर पूरी तरह ठीक हो चुका था। ये चमत्कार चेंग के लिए किसी सपने जैसा था। अब वो भी मिशनरी की प्रेयर्स और उनकी शक्तियों पर विश्वास करने लगता है। खुद को एक सच्चा भक्त साबित करने के लिए वो अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह छोड़ देता है। उसके पुराने कपड़े और सामान जला दिए जाते हैं। अपनी ग्रैंड मदर के पैसे और वो खास घड़ी वो मिशनरी लीडर को सौंप देता है और उसकी आखिरी बची चीज, उसकी गन, वो कहीं गड्ढा खोदकर जमीन में दफना देता है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहता है। चेंग को लगता है कि उसे सच में एक नया रास्ता मिल गया है और अब उसे इन लोगों के काम करने के तरीके और उनकी शक्तियों पर पूरा भरोसा हो चुका है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। शहर से कुछ नए लोग इस मिशनरी में आते हैं और उपदेश के दौरान अचानक एक छोटा बच्चा वैसे ही काले रंग की उल्टी करने लगता है जैसी 1 महीने पहले चेंग ने की थी। बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहीं चेंग को कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो उसे अंदर तक हिला देती हैं।
उसे पता चलता है कि ये सब मिशनरी लीडर की सोची समझी चाल है। हर नए इंसान को जानबूझकर खाने में कुछ खास केमिकल मिलाया जाता है, जिससे कुछ घंटों बाद वो काली उल्टी करने लगता है। और जो डॉक्टर यहाँ काम कर रहा था वो भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था। चेंग देखता है कि कैसे वो डॉक्टर बच्चे की माँ को एक फर्जी एक्सरे दिखाकर बेवकूफ बना रहा है। उसे याद आता है कि उसके साथ भी बिल्कुल यही किया गया था। सब कुछ एक स्कैम था, लोगों को डराकर, उन्हें बीमार बताकर, फिर चमत्कार दिखाकर अपने फॉलोअर्स और पैसा बढ़ाने का तरीका। वो औरत भी इनके झांसे में आ जाती है और अगले ही दिन मिशनरी ज्वाइन करके अपना सारा पैसा और ज्वेलरी इन्हें दे देती है। धीरे धीरे चेंग को पूरी सच्चाई समझ में आने लगती है कि वो भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड का शिकार हो चुका है। अगले दिन जब उस बच्चे की माँ को एक रिचुअल के जरिए मिशनरी में शामिल किया जा रहा होता है, तभी चेंग वहां पहुंचकर सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यही मिशनरी लीडर अपना असली चेहरा दिखा देता है। चेंग अब तक लड़ाई झगड़े से दूर एक सीधा साधा आदमी बन चुका था, इसलिए ये लोग आसानी से उसे पकड़ लेते हैं, मारते पीटते हैं और जिंदा ही जमीन में दफना देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद चेंग खुद अपनी कब्र खोदकर बाहर निकल आता है। अब उसे पूरी तरह एहसास हो चुका था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है और मिशनरी लीडर एक खतरनाक फ्रॉड है। बदला लेने के इरादे से वो अपनी दफनाई हुई गन भी बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो सीधे लीलू की कब्र के पास जाता है। जब वो कब्र खोदकर ताबूत खोलता है तो उसे सच्चाई का सबसे बड़ा झटका लगता है। कब्र खाली होती है और अंदर रखी एक फोटो देखकर उसे समझ आ जाता है कि असल में वही मिशनरी लीडर ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लीलू था, जो अपनी पहचान छुपाकर लोगों को धोखा दे रहा था। अब चेंग के सामने दो मकसद थे, बदला लेना और ताइवान का नंबर 1 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनना। वो सीधे मेडिटेशन हॉल पहुंचता है और मिशनरी लीडर पर गोली चला देता है। फिर वहां मौजूद लोगों को उसकी पूरी सच्चाई बताता है और इस फ्रॉड को रोकने के लिए कहता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लोग अभी भी चेंग की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें अपने झूठे भगवान पर इतना भरोसा हो चुका था कि सच्चाई भी उनके लिए झूठ जैसी लग रही थी। तो आखिरकार चेंग उस मिशनरी लीडर को मार देता है। सिर्फ वही नहीं रुकता, बल्कि उसके ऐसे कुछ खास फॉलोअर्स को भी खत्म कर देता है जो उसके मरने के बाद इस मिशन को आगे बढ़ा सकते थे। इस पॉइंट पर चेंग का मकसद लगभग पूरा हो चुका था। उन दोनों मोस्ट वांटेड लोगों को मारने के बाद अब वह ताइवान का नंबर 1 क्रिमिनल बन चुका था। अब चेंग के पास करने को कुछ बचा ही नहीं था। अंदर से वह थक चुका था और शायद पहली बार उसे सुकून महसूस हो रहा था। इसी वजह से वह फैसला करता है कि अब भागने का कोई मतलब नहीं। वह वापस शहर जाकर खुद को पुलिस के हवाले करेगा। शिप पर रहते हुए ही वह पहले से कैप्टन जोरो को फोन करके बता देता है कि वह आ रहा है। जब उसकी जर्नी खत्म होती है और शिप हार्बर पर पहुंचती है तो बिना किसी हंगामे के चेंग सीधे पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। कोई फाइट नहीं, कोई ड्रामा नहीं। जोरो उसकी आंखों में देखता है और उसे वहाँ एक अजीब सा सुकून नजर आता है। इसी बीच मीडिया भी वहाँ पहुँच चुकी होती है। कैमरों के सामने चेंग हल्का सा हाथ हिलाते हुए कहता है कि उसे अपने तरीके पर गर्व है। मामला कोर्ट तक जाता है और उसकी बेरहमी और क्राइम हिस्ट्री को देखते हुए चेंग को मौत की सजा सुना दी जाती है। जेल में रहते हुए एक दिन उससे मिलने के लिए डॉक्टर किम आती है और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस सामने आता है। डॉक्टर किम चेंग से साफ कहती है कि उसे किसी तरह का कोई कैंसर नहीं है। सच तो ये है कि उसने उससे झूठ कहा था। उसे हमेशा से क्रिमिनल्स से नफरत रही है, लेकिन डर की वजह से वह उनका इलाज करने पर मजबूर रहती थी। उसने चेंग से यह झूठ इसलिए कहा था ताकि वह अपनी बची हुई जिंदगी को सुधारने की कोशिश करे और खुद को पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन चेंग उसकी सोच से कहीं बड़ा निकला। उसने अपने लिए ऐसा मकसद चुन लिया जो जाने अनजाने में पुलिस और समाज दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। डॉक्टर किम कहती है कि उसे इस बात की खुशी है कि उसके उस झूठ की वजह से न सिर्फ चेंग ने खुद को सरेंडर किया, बल्कि उसने उन दोनों मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को भी खत्म कर दिया। मौत की सजा से ठीक एक दिन पहले चेंग से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। चेंग बिना ज्यादा सोचे कहता है कि वह मरने से पहले एक बार माई नाम की उस लड़की से अपनी शेविंग करवाना चाहता है। ये सुनकर कैप्टन जोरो किसी तरह माई को ढूंढकर यहाँ ले आता है। जैसे ही माई सामने आती है, चेंग के चेहरे पर जो मुस्कान आती है उससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं वह उसे पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ माई भी चेंग को किसी मसीहा से कम नहीं मानती, क्योंकि वही इंसान था जिसने उसे होंकी के कब्जे से आजाद करवाया था। जब माई चेंग की शेव करना शुरू करती है तो उसके हाथ हल्के कांपते हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यह देखकर समझ आ जाता है कि चेंग को भी इस जिंदगी के खत्म होने का थोड़ा बहुत अफसोस जरूर है। शेव खत्म होने के बाद माई के जाने से पहले उसे चेंग का बचा हुआ सारा सामान दे दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेंग की खुद की यही इच्छा थी। उसकी नजर में उस वक्त माई ही एकमात्र इंसान थी जिसे उसके जीने या मरने से फर्क पड़ता था। फिर आखिरकार वह दिन आ जाता है
जब चेंग को मौत की सजा दी जानी होती है। फैसला ये होता है कि उसे जहर का इंजेक्शन देकर मारा जाएगा। डॉक्टर उसे पहले बेहोश करने की दवा देना चाहता है, लेकिन चेंग साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह पूरी होश में रहते हुए अपनी मौत को अपनी आंखों से देखना चाहता है। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि चेंग हंसते हुए इस मौत को स्वीकार कर लेता है। उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों में दिखता सुकून यह बता देता है कि अब उसे अपनी जिंदगी से कोई गिला या शिकवा नहीं रहा। और इसी साइलेंट लेकिन भारी एंडिंग के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।